नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं पवन सर GS 2020 क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भूगोल के चैप्टर में इसकी पहली वाली क्लास में हम भारत की भौगोलिक स्थिति के विषय में चर्चा किए थे, तो उसमें कुछ पॉइंट बाकी रह गए थे, छूट गए थे, तो आज हम उसको कवर करते हैं। भारत की भौगोलिक स्थिति में जैसे इस मैप में आपको दिखाया गया है कि ये भारत का एरिया है। पश्चिम की तरफ इधर अरब सागर है, अरब सागर। पूर्व की तरफ बंगाल खाड़ी या फिर हिंद महासागर कहेंगे। हिंद महासागर एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, वो है हिंद महासागर। एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है, वो कौन सा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर है। तो हिंद अर्थात भारत के विषय में बताया गया है, तो हिंद महासागर ही है जो हिंद नाम से है। हिंद मतलब भारत को संबोधित किया गया है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि भारतीय उपमहाद्वीप ये तीन तरफ से समुद्री भाग से घिरा हुआ है और उत्तर की ओर ये पहाड़ी भाग हिमालय पर्वत से घिरा हुआ है। तो उत्तर की ओर हिमालय पर्वत है और दक्षिण में और पूर्वी में और पश्चिमी क्षेत्र में ये सागर है, समुद्र का क्षेत्र है। तो जैसे कि इसके पहली क्लास में हम आपको बताए हैं कि भारत के कुछ पड़ोसी देश हैं। पड़ोसी देशों में चीन, भूटान, नेपाल, ये बांग्लादेश, इधर पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान है। इसके अलावा कुछ समुद्री पड़ोसी देश भी हैं जिसमें नाम आता है श्रीलंका का और भूटान का। श्रीलंका और मालदीव, ये दो समुद्री पड़ोसी देशों में गिने जाते हैं। श्रीलंका जो है और भारत के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम है पंबन द्वीप। और यहीं पर रामेश्वरम द्वीप भी है, रामेश्वरम द्वीप। तो ये प्रश्न बनता है कि भारत और श्रीलंका के मध्य कौन से द्वीप हैं? तो पंबन द्वीप है और रामेश्वरम द्वीप। या फिर कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य कौन सा द्वीप स्थित है? तो पंबन द्वीप या फिर रामेश्वरम द्वीप कहते हैं। रामेश्वरम तमिलनाडु का एक धार्मिक स्थल है जो मंदिरों के लिए जाना जाता है। रामेश्वरम मंदिर तमिलनाडु में है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। पंबन द्वीप भी है यहाँ पर। तो इस प्रकार भारत में अगर द्वीप की चर्चा करें तो द्वीप बहुत है। मालदीव भी एक द्वीप ही है। ये जो देश है मालदीव एक द्वीप ही है। तो अब सबसे पहले हम आज भारत के कुछ प्रमुख द्वीपों के विषय में बातें कर लेते हैं। अगर द्वीप की बात की जाए तो ऐसे भारत में तो बहुत से द्वीप हैं। लगभग 247 द्वीप हैं भारत में, 247 द्वीप। तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि ये द्वीप होते क्या हैं। ऐसे भूभाग जो चारों ओर से समुद्र से घिरे हुए हों द्वीप कहलाते हैं, टापू कहलाते हैं। ऐसे भूभाग जो चारों ओर से समुद्री जल से घिरे हुए हों उसे द्वीप कहते हैं। तो
लगभग 247 द्वीप भारत में हैं। इससे कुछ कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। तो इसमें से कई प्रश्न बन जाते हैं। जैसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये भारत का सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे दक्षिणतम केंद्र शासित प्रदेश भी गिना जाता है। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल में द्वीप समूह है ये। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है सबसे बड़ा के स्थान पर सबसे छोटा, अगर छोटा की बात की जाए सबसे छोटा द्वीप समूह तो वो लक्षद्वीप को माना जाता है। लक्षद्वीप सबसे छोटा द्वीप समूह है भारत का। इसी प्रकार और कुछ बात करते हैं। एक न्यूमूर द्वीप है, न्यूमूर द्वीप। इसकी बात हम इसलिए बताएं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। कभी कभी पूछा जाता है न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है, तो न्यूमूर द्वीप जो है ये बंगाल की खाड़ी में है। बंगाल की खाड़ी में स्थित है। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये ऐसा द्वीप है जिसमें बांग्लादेश भी दावा करता है। बांग्लादेश कहता है नहीं ये हमारा है, और भारत कहता नहीं हमारा, इसलिए ये विवादित द्वीप है। इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि न्यूमूर द्वीप कहाँ है और ये किस लिए प्रसिद्ध है। तो न्यूमूर द्वीप जो है वो एक प्रकार का कृत्रिम द्वीप है जो बनाया गया है, और ये बांग्लादेश और भारत के मध्य विवादित द्वीप है जो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तो ये इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण है। क्लास जब शुरू हो तो आप लोगों से निवेदन है, आप लोग पेपर और पेन लेकर बैठा करिए, क्योंकि जब हम लिखाते जाएं या बताते जाएं तो आप लोग उसमें से नोट्स करते जाइएगा। इससे आपको आगे के लिए सुविधा हो जाएगी। इसको लिख लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद देखा जाए तो दादर नगर हवेली ये भी एक प्रकार का केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। और दमन द्वीप ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, इसकी हम चर्चा इसलिए किए हैं क्योंकि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने दादर नगर हवेली और दमन द्वीप को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की सोची है, और दोनों को एक कर दिया गया क्योंकि ये बहुत से छोटे छोटे द्वीप हैं और इसलिए यहाँ पर शासन करना अलग अलग थोड़ा से मुश्किल हो जाता था। इसलिए ये दोनों केंद्र शासित प्रदेशों को एक कर दिया गया है। तो अब दमन द्वीप दादर नगर हवेली के नाम से यह केंद्र शासित प्रदेश जाने जाएंगे। दोनों को मिलाकर के एक कर दिया गया है, और ये 31 दिसंबर 2019 को शायद ऐसा हुआ है। ये डेट वैसे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, शायद यही डेट है। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप, कितना आप लोग याद रखेंगे। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ऐसे द्वीप हैं जिनको एक करके एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है।
तो ये कुछ प्रमुख द्वीप हैं। एक और द्वीप महत्वपूर्ण है जो बैरन द्वीप है। बैरन द्वीप ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही भाग है। बैरन द्वीप ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि भारत का यही एक ऐसा द्वीप है जो ज्वालामुखी द्वीप है। यहाँ पर ज्वालामुखी है इसलिए प्रसिद्ध है। बैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास है और ये ज्वालामुखी के लिए जाना जाता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण द्वीप थे भारत के। इसके बाद हम चर्चा करते हैं भारत के भौगोलिक स्थिति में केंद्र शासित प्रदेशों की। देखिए, वैसे तो आप लोग जानते होंगे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, लेकिन एग्जाम में प्रश्न कभी कभी घुमा के पूछ लेता है। जैसे इस मानचित्र में आप लोग देख रहे हो, केंद्र शासित प्रदेश एक लगभग अभी देखा जाए तो ये एक एरिया जिसको हम लद्दाख कहते हैं, लद्दाख, और ये जम्मू है। जम्मू और लद्दाख अभी हाल ही में ये जम्मू कश्मीर को अलग करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए हैं। इसके बाद इसमें हम केवल अभी केंद्र शासित प्रदेश को दर्शाएंगे, जैसे आप लोगों को समझ में आ जाए। तो लद्दाख और जम्मू, इसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर ही पंजाब और हरियाणा के पास एक है चंडीगढ़। चंडीगढ़ ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। और इसके बाद और थोड़ा पीछे आते हैं तो यहाँ पर है दिल्ली जो केंद्रीय राजधानी है। ये भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद और नीचे आते हैं, उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं एक केंद्र शासित प्रदेश जो अभी हम आपको चर्चा किए हैं, दमन द्वीप। तो ये यहाँ पर है दमन द्वीप। दमन द्वीप यहाँ पर लगभग स्थित है। गुजरात और महाराष्ट्र के दोनों के मध्य में, गुजरात और महाराष्ट्र के मध्य में यहाँ पर स्थित है। और इसके बाद देखा जाए तो लक्षद्वीप की बात की जाए तो यहाँ पर लगभग है ये लक्षद्वीप यहाँ पर स्थित है। एक केंद्र शासित प्रदेश पांडुचेरी है। पांडुचेरी और एक यहाँ पर है अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार यह हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। दादर नगर हवेली और दमन द्वीप लगभग यहीं पर है। ये दादर नगर हवेली और दमन द्वीप ये अब दोनों एक हो गए हैं। तो यहाँ पर देखा जाए 1 2 3 और ये 4 5 6 7 और 8 कितने केंद्र शासित प्रदेश हुए? 8। प्रारंभ में केंद्र शासित प्रदेश 7 थे, लेकिन ये दोनों बढ़ जाने से 9 हो गए थे। अब फिर इसके बाद देखा जाए तो ये दोनों एक कर दिया गया तो फिर एक घट गया। तो इसलिए वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश, वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश 8 हैं। ये आप लोग, हम उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे, क्योंकि 7 थे, ये 2 बढ़ जाने से 9 हुए, फिर उसके बाद ये दोनों एक हो गए तो इसलिए फिर 8 बचे। तो इस प्रकार से
भारत में कुल 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों से कई प्रश्न बन जाते हैं। हम आपको कुछ प्रश्न बताने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पहला प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि भारत में उत्तर से दक्षिण के अगर देखा जाए तो सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश कौन है? सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश। अब आप लोग समझ गए होंगे, सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश वर्तमान में क्या है? लद्दाख है। सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। पहले जब ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं थे तो सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ था, लेकिन इस समय सबसे उत्तरी केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। और सबसे दक्षिणी की बात की जाए, सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश आप लोग समझ गए होंगे, अंडमान निकोबार सबसे दक्षिणी केंद्र शासित प्रदेश है। अब यदि ये पूछा जाए सबसे पश्चिमी केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो पश्चिमी की बात की जाए तो दमन दीव और दादर नगर हवेली है सबसे पश्चिमी केंद्र शासित प्रदेश। तो ये कुछ नए प्रश्न हैं। देखिए एग्जाम में प्रश्न नए नए बनते रहते हैं और जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जाता है वो आपका एग्जाम थोड़ा सा और टफ होता जाता है। इसलिए कोई सब्जेक्ट आप लोग डीप से विस्तार से पढ़ना, जिससे कि कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। और मेरे चैनल को पूरा सपोर्ट देना और इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना। अब इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों में ही बात की जाए तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश, क्षेत्रफल में अगर देखा जाए सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार है क्षेत्रफल में सबसे बड़ा। और क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो है वो लक्षद्वीप। क्षेत्रफल में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा अंडमान निकोबार, सबसे छोटा लक्षद्वीप। तो ये हुई कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में बातें। अब इसके बाद हम अगला टॉपिक लेते हैं। ये जानने की कोशिश करते हैं। आप लोग सोचते होंगे कि ये यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इसके विषय में बताते हैं हम आपको। देखिए भारत का भी हम आपको बताएं कि अरब सागर और हिंद महासागर से ये घिरा हुआ भूभाग है। और ये जो भारत का तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र जहाँ पर बंदरगाह होते हैं और भारत के आर्थिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण एरिया होता है। तो ये समुद्र के विषय में आपको बताते हैं कि इस समुद्र भारत के हिस्सा में या किसी भी देश के हिस्से में समुद्र कहाँ तक उसका एरिया होता है, कहाँ तक उसका हक होता है या अधिकार होता है। तो भारत ही देखें या फिर कोई दूसरा देश, उसका तटीय किनारा कटा फटा सा होता है। तो ये तटीय किनारा जो होता है सबसे पहले तो तटीय किनारा से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है जहाँ पर जहाजी बेड़ा होते हैं या फिर बंदरगाह होते हैं, तो ये क्षेत्र जो होते हैं इसको आंतरिक जल क्षेत्र कहा जाता है। चाहे वो इस तरफ हो चाहे वो इस तरफ हो, जो सबसे तटीय क्षेत्र से लगा हुआ एरिया होता है उसे आंतरिक जल क्षेत्र कहा जाता है। आंतरिक जल क्षेत्र के बाद एक रेखा आपको दिखाई दे रही है। इस रेखा को हम आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा
ये जो रेखा खींची जाती है ये आंतरिक जल क्षेत्र को बराबर करने के लिए चारों ओर जहां तक समुद्री भाग होता है एक रेखा खींची जाती है, काल्पनिक रेखा। उसका एक निश्चित एरिया होता है, इसे हम आधार रेखा कहते हैं। आधार रेखा से समुद्र की ओर, आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 मील तक, आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 मील तक क्षेत्रीय सागर होता है। क्षेत्रीय सागर होता है। आधार रेखा से समुद्र की ओर 12 मील ये क्षेत्रीय सागर होता है। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? ये क्षेत्रीय सागर जो होता है यहाँ पर भारत मछली पकड़ता है, मछली पालन और बहुत से आर्थिक दृष्टि से उपयोगी होता है। इसके बाद ये देखा जाए कि ये क्षेत्रीय सागर के बाद समुद्र की ओर 12 मील और अर्थात आधार रेखा से पूरा ये 24 मील तक, आधार रेखा से 24 मील तक अभिछन्न मंडल कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अभिछन्न मंडल। ये एरिया जो होता है यहाँ पर नए नए द्वीप कोई देश बना सकता है या फिर वैज्ञानिकों द्वारा रिसर्च अनुसंधान कार्य संपन्न किए जाते हैं। समुद्री ऐसा एरिया जहां पर कृत्रिम द्वीप का निर्माण किया जाए, वैज्ञानिकों द्वारा नए नए खोज या आविष्कार किए जाएं, या फिर मिसाइल से संबंधित, सैटेलाइट से संबंधित, या फिर कोई भी वैज्ञानिक रिसर्च संबंधित, जल से संबंधित या एरिया जो होता है यहाँ पर अभिछन्न मंडल तक किसी देश जहां पर होता है उसका एरिया होता है। इसके बाद विशिष्ट आर्थिक जोन जो होता है 200 मील तक होता है। विशिष्ट आर्थिक जोन ये 200 मील तक होता है। यहाँ तक भारत अपना हर प्रकार मछली पालन है, व्यापार है, कर सकता है, या फिर दूसरे देश को भी अगर ये मछली पालन के लिए अपने इस एरिया में आता है तो भारत उससे टैक्स लेगा। कोई भी देश के लोग अगर यहाँ तक आते हैं तो हमारे देश को उसको टैक्स देना पड़ता है। तो ये 200 समुद्री मील तक, भारत में ही नहीं किसी भी देश की बात की जाए तो 200 समुद्री मील तक उसका एरिया होता है। इसके बाद जो होता है 200 समुद्री मील के बाद जो एरिया आता है वहां पर किसी देश का अधिकार नहीं होता। सामूहिक रूप से सभी देश वहां पर आवागमन कर सकते हैं, रह सकते हैं। अगर कोई भी विदेशी जहाजी बेड़ा 200 समुद्री मील के अंदर प्रवेश करता है तो इस देश के द्वारा उससे टैक्स लिया जाता है, क्योंकि यहाँ तक एरिया इस देश का होता है। तो ये कुछ समुद्री क्षेत्र है जिससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे इंटरनल पार्ट जो होता है उसे आंतरिक जल क्षेत्र बोलते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय सागर होता है 12 मील तक, अविच्छिन्न मंडल होता है 24 मील तक, विशिष्ट आर्थिक जोन होता है 200 मील तक। इसके बाद फिर किसी देश का एरिया नहीं होता। यहाँ पर हर देश रह सकते हैं, किसी देश को कुछ यहाँ से टैक्स देने की आवश्यकता नहीं होती है।
तो ये कुछ समुद्र के विषय में बताया है। भारत में समुद्री गहराई की बात की जाए कि कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर समुद्र की गहराई मापा जाता है, तो चेन्नई से समुद्र की गहराई मापी जाती है। भारत चेन्नई ये तमिलनाडु की राजधानी है, यहाँ से भारत की समुद्र की गहराई मापी जाती है। और समुद्र से रिसर्च संबंधित पुणे है और गोवा, पणजी ऐसे स्थान हैं वैज्ञानिकों द्वारा, वहाँ पर समुद्री रिसर्च किए जाते हैं। इसके बाद हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब आप लोग इसको लिख लीजिए, कुछ दूसरा बताते हैं। इसके बाद देखा जाए पांडुचेरी के विषय में एक इंटरेस्टिंग पॉइंट हम आपको बताने जा रहे हैं। पांडुचेरी जो है उसके 4 राज्य हैं, 4 जिले हैं पांडुचेरी के पास। पुदुचेरी जिसे कहते हैं हम, पुदुचेरी के 4 जिले हैं जो 1954 से पहले फ्रांस के अधीन था। यहाँ से प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। पुदुचेरी या पांडुचेरी जो है इसके 4 जिले हैं, माहे, कराईकल, पांडुचेरी और यमन। ये 4 जिले हैं और हम इसकी चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि माहे एक ऐसा जिला है, माहे एक ऐसा जिला है पुदुचेरी का और पूरे भारत का जो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है। तो यहाँ से प्रश्न बन रहा है भारत का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है, तो वो है माहे। किस राज्य का है, पुदुचेरी का है। और ये अवस्थित कहाँ है, तो ये है तो पुदुचेरी का, तो ये है लेकिन केरल में। कहाँ है ये, केरल राज्य में है। केरल राज्य का एरिया लगभग यहाँ पर आता है। यहाँ पर ये माहे है। तमिलनाडु एरिया ये लगभग आता है और इस एरिया में पुदुचेरी आ जाता है। ये पुदुचेरी और कराईकल जो है, कराईकल यहाँ पर है तमिलनाडु में। कराईकल कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है पुदुचेरी का कराईकल जिला किस राज्य में अवस्थित है, तो वो है तमिलनाडु में। पुदुचेरी का माहे जिला किस राज्य में है, तो वो है केरल में। पूछा जाता है पुदुचेरी जिला, पुदुचेरी जो राज्य है वो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में है। इसका एक जिला यमन जो है वो आंध्र प्रदेश में है। यमन एक जिला आंध्र प्रदेश में है। तो आप लोग आसानी समझ गए होंगे। पुदुचेरी के 4 जिले हैं। पुदुचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 1954 से पहले फ्रांस के अधीन था। 1954 के बाद भारत में ये आया और उसमें 4 जिला जो हैं, एक माहे जो है वो केरल में है, कराईकल तमिलनाडु में है, यमन आंध्र प्रदेश में है, पुदुचेरी आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर में स्थित है। इसके बाद चर्चा करते हैं भारत के कुछ प्रमुख इसके बाद हम ये बताते हैं भारत के और जो पड़ोसी देश हैं उनके मध्य जो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं उनको हम किस नाम से जानते हैं, तो चर्चा करते हैं। देखिए पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान वैसे देखा जाए भारत का ही हिस्सा था, भारत का ही भाग था। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये म्यांमार, ये सभी भारतीय उपमहाद्वीप के भाग हैं। कभी न कभी पहले ये सब एक होया करते थे,
लेकिन बाद में विवाद के कारण या किसी कारणवश ये अलग होकर के स्वतंत्र देश बन गए। पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान 1947 में अलग हुआ। भारत 3 जून 1947 को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ और उसी समय अंग्रेजों के द्वारा पाकिस्तान के बंटवारा के समय एक लाइन निर्धारित की गई जिसको हम रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ एक अंग्रेज थे जिनके सामने ये रेखा निर्धारित की गई, इसलिए इसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। तो ये 1947 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई। वैसे भारत और पाकिस्तान के मध्य बहुत से विवाद होते रहे हैं और अभी तक कोई निपटारा नहीं हुआ है। तो रेड क्लिफ रेखा में भी बहुत सा विवाद हुआ। इसके बाद भारत पाकिस्तान के मध्य एक और सीमा रेखा है, 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा। 24वीं समांतर रेखा प्रश्न पूछा जाता है किस किन देशों के मध्य है? तो भारत एवं पाक के मध्य ये है। कहाँ पर है ये? कच्छ के रण में है। कच्छ जिला में, कच्छ के रण एरिया में 24वीं समांतर रेखा है। ये रेखा विवादित है। भारत इसको नहीं मानता है लेकिन पाकिस्तान इस रेखा को मानता है। तो इस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के मध्य 2 रेखाएं हैं, एक ये रेड क्लिफ रेखा और दूसरा 24वीं समांतर रेखा। इसके बाद देखा जाए तो एक है डूरंड रेखा। डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य डूरंड रेखा है। ये पाकिस्तान जब भारत से अलग नहीं हुआ था तब उस समय ये रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य मानी जाती थी, लेकिन वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य रेखा है, डूरंड रेखा। इसके बाद देखते हैं एक रेखा और इधर, यहाँ पर ये भारत का अरुणाचल प्रदेश है। भारत और चीन के मध्य मैक मोहन रेखा ये 1914 ईस्वी में खींची गई। मैक मोहन एक अंग्रेज थे, उनके सामने ये रेखा खींची गई और ये भारत और चीन के मध्य है। भारत एवं चीन के मध्य है और ये ज्यादातर इसकी लंबाई जो है वो अरुणाचल प्रदेश एरिया में है। अरुणाचल प्रदेश ये है भारत का ऐसा राज्य जहाँ पर सबसे पहले सूर्य निकलता है और इसलिए उगते सूरज वाला राज्य भी इसे कहा जाता है, इसलिए अरुणाचल इसका नाम है। अरुण माने सूर्य होता है, अरुणाचल अरुण के आंचल में जो बसा प्रदेश है उसे अरुणाचल प्रदेश कहा जाता है। तो यहीं पर ये मैक मोहन रेखा खींची गई है। केंद्र शासित प्रदेशों के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। प्रमुख द्वीपों के विषय में, अंतरराष्ट्रीय कुछ सीमाएं जो हैं उनके विषय में हम आपको बताएं। इसके बाद अगर देखा जाए भूटान जो है, भूटान को तड़ित झंझाओं वाला देश भी कहते हैं। तड़ित झंझाओं वाला देश कहा जाता है। इसका मतलब आप लोग ना समझ में आया होगा आप लोगों को। तड़ित झंझाओं का मतलब ऐसा एरिया जहाँ पर बिजली ज्यादा चमकती है, यहाँ पर बादल ज्यादा गरजते हैं
तो इसलिए भूटान को इस नाम से भी जाना जाता है। एग्जाम में पूछा जाता है भूटान का उपनाम क्या है, तड़ी झंझाओं वाला देश भी कहते हैं। अब कुछ प्रमुख भारत की पहाड़ियों के विषय में हम जल्दी से चर्चा कर देते हैं। भारत के प्रमुख पहाड़ी क्षेत्र जो होते हैं, वैसे पहाड़ों के विषय में इसके विषय में स्पेशल हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, पर्वत श्रृंखलाएं जो हैं, लेकिन कुछ प्रमुख हैं जिसकी हम चर्चा आपको सामने कर रहे हैं। तो देखा जाए, प्रश्न ये बनता है, भारत का जो है सबसे ऊंचा पर्वत जो है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर की बात की जाए तो वो है K2, ये गार्डिन आस्टविन के नाम से भी ये जाना जाता है। ये कहाँ है? इस समय देखा जाए तो ये लद्दाख में है। उस समय पहले अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में माना जाता था। इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है। इसके बाद भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो कंचनजंगा सिक्किम में है। कंचनजंगा ये सिक्किम में है। 8,597 मीटर इसकी ऊंचाई है। कहाँ है ये? सिक्किम राज्य में है। सिक्किम राज्य में 8,597 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी। इसके बाद अगर विश्व की बात की जाए तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी एवरेस्ट है, जो नेपाल में है। अगर इसकी एवरेस्ट की बात की जाए तो 8,848 मीटर इसकी ऊंचाई है, जो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। और अगर दक्षिण भारत की बात की जाए, दक्षिण भारत प्रश्न पूछा जाता है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है दोदा बेटा, ये 2697 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु राज्य में दोदा बेटा के नाम से जानी जाती है। 2697 मीटर है। इसके बाद केरल में एक है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी अन्नाईमुड़ी की बात की जाए तो ये है 2669 मीटर लगभग इसकी ऊंचाई है। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात की जाए तो दोदा बेटा तमिलनाडु में है, अन्नाईमुड़ी है। इसके बाद सबसे ऊंची भारत की चोटी जो है K2 गार्डिन आस्टविन है। दूसरा कंचनजंगा है। और इसके बाद अगर बात की जाए तो अगर राजस्थान की बात की जाए तो राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो गुरु शिखर है। अरावली पहाड़ है, यहाँ पर आप लोग जानते होंगे अरावली पर्वत, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है गुरु शिखर है। गुरु शिखर ये 1720 मीटर इसकी ऊंचाई है। माउंट आबू जिला है। यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है जो बहुत प्रसिद्ध है। एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू जिला राजस्थान। यहीं पर ये गुरु शिखर है। 1700 लगभग
22 मीटर इसकी ऊंचाई है। आरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। प्रश्न पूछा जाता है गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला की चोटी है, तो यह आरावली पर्वत श्रृंखला। आरावली पर्वत श्रृंखला पूरे विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में इसका नाम गिना जाता है। इसके बाद देखा जाए तो मध्य प्रदेश के कुछ पर्वत हैं जो प्रसिद्ध हैं। मध्य प्रदेश मध्य में है, तो जैसे देखा जाए तो धूपगढ़ जो है ये भी मध्य प्रदेश में है। इस चोटी है पर्वत की। मध्य प्रदेश के पहाड़ों की बात की जाए तो उसमें है, एक है मैकाल पर्वत, ये मध्य प्रदेश में है। सातपुड़ा है, सातपुड़ा पर्वत, ये भी मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में सातपुड़ा पर्वत है, मैकाल पर्वत है। एमपी में आप लोग नोट करते जाइएगा। और ये मैकाल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है अमरकंटक है। अमरकंटक आप लोगों को अमरकंटक एक धार्मिक स्थल भी है, पर्यटक स्थल है। यहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं। मैकाल पर्वत का ये सबसे ऊंचा है, 1320 मीटर इसकी ऊंचाई है। अमरकंटक की 1320 मीटर इसकी ऊंचाई है। और अमरकंटक इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यहाँ से 2 प्रमुख नदियां जो है ना वो निकलती हैं। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम होता है। नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है भारत की। पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी अमरकंटक है, नर्मदा है, जो अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इसलिए भी महत्वपूर्ण है। तो ये मध्य प्रदेश के कुछ हैं राज्य। और पहाड़ों की बात की जाए, और इसके बाद यदि पहाड़ों की बात की जाए तो राजमहल पहाड़ी जो है, राजमहल पहाड़ी ये बिहार, राजस्थान, बिहार झारखंड क्षेत्र में है। राजमहल पहाड़ी ये बिहार या झारखंड क्षेत्र में है। आप लोग लिख सकते हैं। इसके बाद देखा जाए गारो, खासी और जयंती पहाड़ियां यहाँ पर है। ये मेघालय क्षेत्र में गारो, खासी जयंती पहाड़ियां ये मेघालय में है। और ये यहाँ पर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है वो कौन सी पहाड़ियां हैं जो किसी जनजाति के नाम पर हैं। तो ये गारो, खासी जयंती पहाड़ी मेघालय में। और ये यहाँ पर म्यांमार और भारत के मध्य में एक पहाड़ी है जिसका नाम है पटकोई पहाड़ी। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है भारत और म्यांमार के मध्य में कौन सी पहाड़ी है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है, तो वो है पटकोई पहाड़ी भारत और म्यांमार के मध्य में स्थित है। इसके बाद यदि और बात की जाए तो नीलगिरी पहाड़ी ये दक्षिण भारत में है, तमिलनाडु और केरल के मध्य में। बाबा बुदनू की पहाड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बाबा बुदनू की पहाड़ी ये कर्नाटक में है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है बाबा बुदनू की पहाड़ी कहाँ है, कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है,
चंदन की लकड़ी के लिए और कोयला के लिए ये पहाड़ी प्रसिद्ध है। इसके बाद देखा जाए तो कुमायूं पहाड़ी, कुमायूं जो है वो उत्तराखंड में है। और ऊटक मंडल ये हिल स्टेशन भी है, एक पहाड़ी भी है, ये तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में है और पहाड़ी भी है। आप लोग जानते होंगे मसूरी पर्वतों की रानी कहा जाता है। पर्वतों की रानी ये भी एक प्रकार का हिल स्टेशन है। कहाँ है ये? उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में देखिए, जम्मू कश्मीर जिसे आज लद्दाख और जम्मू के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर कुछ प्रमुख पहाड़ियां हैं, जैसे काराकोरम और इसके बाद फिर लद्दाख, फिर उसके बाद है जास्कर, उसके बाद फिर पीर पंजाल। यहीं पर है शिवालिक पहाड़ी, और यही है, मतलब जम्मू कश्मीर क्षेत्र में ये भी आती है। लद्दाख में सबसे ऊंची है इसकी जो है राकापोसी, इसका सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। ये क्रम जो है इस प्रकार से आप लोग ये याद रखेंगे। अगर पूछा जाए जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सबसे उत्तरी पहाड़ी कौन सी है, तो सबसे उत्तरी जो है उत्तर से दक्षिण की ओर सबसे उत्तरी है, इसके बाद ये दक्षिणी है। यहाँ भी प्रश्न बनता है, जम्मू कश्मीर क्षेत्र में सबसे उत्तरी पहाड़ी जो है काराकोरम पहाड़ी है, पर्वत है। उसके बाद लद्दाख है, फिर जास्कर है, फिर पीर पंजाल है। इसी प्रकार से ये जम्मू कश्मीर क्षेत्र की पहाड़ियां हैं। बहुत से पहाड़ी हैं। पहाड़ों के विषय में विस्तार से इनका निर्माण कैसे होता है और किन किन नामों से जाने जाते हैं, ये अगला वीडियो हम बताएंगे, तो उसमें हम विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे आज इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नदियों के विषय में चर्चा करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को अंत तक देखें और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।